नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स की आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको ये एमसीक्यूज की रिवीजन सीरीज से कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू जीडीपी डिफ्लेटर एंड सीपीआई। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर हैज अ ब्रॉडर अप्रोच एज कंपेयर टू सीपीआई. CPI include the price of imported goods whereas the GDP deflator does not. Weight of goods are constant in CPI. ठीक है, तो दोस्तों अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो सीपीआई के कंपैरिजन में जीडीपी डिफ्लेटर में ज्यादा चीजें कवर्ड होती हैं और इस वजह से उसका एक ब्रॉडर अप्रोच है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से the goods purchased by the consumers do not represent all the goods which are produced in a country, whereas GDP deflator includes all. ठीक है, सीपीआई में बेसिकली कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? सीपीआई में वो प्राइसेस इंक्लूड होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। अब यार सारी की सारी गुड्स तो कंज्यूमर कंज्यूम करता नहीं है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। और सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला गया है ना कि सीपीआई इंपोर्टेड गुड के प्राइस को भी इंक्लूड करता है जबकि जीडीपी डिफ्लेटर नहीं करता, ये भी सही है। ठीक है, वेट ऑफ गुड्स आर कांस्टेंट इन सीपीआई, एब्सोल्युटली ट्रू। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वेट्स ऑफ कमोडिटी इन सीपीआई इज कांस्टेंट बट इन जीडीपी डिफ्लेटर दे डिफर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड। क्वेश्चन नंबर 2 विद रेफरेंस टू जीडीपी, तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। GDP is the total monetary value of all final goods produced within a country's border in a specific time period. Nations with high GDP means the economy is prosperous, sustainable and nurturing. ये गलत है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि जीडीपी 15-20 चल रही है, बहुत तगड़ी चल रही है, इसका मतलब आपका देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जितने भी तगड़े डेवलप करने वाले देश हैं वहां पे किसी भी तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, जीडीपी गिव्स अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड वेलबीइंग ऑफ द कंट्री, ये भी गलत है। आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि एक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस आया था, जो भूटान ने बेसिकली डेवलप किया था। ठीक है, तो इस तरीके के इंडेक्स ये दिखाते हैं कि जीडीपी की वैल्यू ही सब कुछ नहीं होती है। जीडीपी अच्छी है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि लोग भी वहां पे खुश हैं, हैप्पी हैं, अच्छे हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड गलत होगा, पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर इस सवाल का होगा सी, यानी कि ओनली 1। ठीक है, बेसिकली देखो जीडीपी क्या है ना, जीडीपी पॉल्यूशन को अकाउंट में नहीं लेता। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन साथ में पॉल्यूशन भी बहुत है, तो फिर कैसा सस्टेनेबल? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 विद रेफरेंस टू आरसीईपी, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अग्रीमेंट, आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। RCEP will cover about 30% of global GDP and nearly a third of world's population. तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। RCEP के जो भी सदस्य हैं उनका मिला के लगभग 2.2 बिलियन पीपल होते हैं और 26.2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होती है। ठीक है, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज ओनली 1। ठीक है, so agreement was formally launched at ASEAN Summit in November 2013. In November 2019 India decided कि भाई हम साइन नहीं करने वाले। ठीक है, और आपको पता है ये बहुत सारे इश्यूज से कई बार पढ़ा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DICGC, बहुत ज्यादा ये भी न्यूज में रहता है, द डेपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। DICGC is a statutory entity. DICGC is regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority of India. A maximum insured amount of rupees 10 lakh for each user for both principal and interest amount is there, and the insurance premium chargeable on the bank's customer is paid by the insured bank itself. तो दोस्तों इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्रीमियम की, तो इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड बैंक इटसेल्फ. दिस मीन्स दैट द बेनिफिट ऑफ द इंश्योरेंस इज मेड अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स और द कस्टमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। DICGC एक स्टैट्यूटरी एंटिटी है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। DICGC इज नॉट एट ऑल रेगुलेटेड बाय IRDAI और मैक्सिमम जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो 10 लाख नहीं है,
वो 1 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 एंड 4। यहां पे आप इसको ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा, हल्का सा एरर है। 1 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल जीडीपी, इट इज एन असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी दैट इंक्लूड्स करंट प्राइसेस इन इट्स कैलकुलेशन। बिल्कुल सही है। नॉमिनल जीडीपी गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो क्लियर इंडिकेशन नहीं देता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो है इट इज मेजर्ड इन करंट प्राइसेस, जबकि जो रियल जीडीपी है वो हम कांस्टेंट प्राइस में मेजर करते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, नॉमिनल और रियल जीडीपी का, वो आपको एक बेटर पिक्चर देता है इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन के सिचुएशन का। क्वेश्चन नंबर 6 रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेटर, 3 स्टेटमेंट्स हैं। द जीडीपी डिफ्लेटर इज बेसिकली अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. It helps show the extent to which the increase in GDP has happened on account of higher prices rather than an increase in output. It covers only those goods and services directly consumed by households. So third statement गलत है, बाकी दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो एक इन्फ्लेशन मेजर करने की कहीं ना कहीं आप कह सकते हो टेक्निक है। इसका डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी प्रोड्यूसेस इन अ पर्टिकुलर ईयर एट करंट प्राइसेस टू दैट ऑफ प्राइसेस दैट प्रिवेल ड्यूरिंग द बेस ईयर। और ये जो रेशियो है ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट टू विच द इंक्रीज इन जीडीपी हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस रादर देन इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो इंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं उसे कवर करता है। इट डज नॉट कवर ओनली द लिमिटेड कमोडिटी बास्केट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 रिगार्डिंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट, 2 स्टेटमेंट्स हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स आर ऑलवेज डेट क्रिएटिंग अनलाइक रेवेन्यू रिसिप्ट, गलत स्टेटमेंट है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रिडीमेबल अनलाइक रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। देखो, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल रिसिप्ट हमेशा डेट क्रिएटिंग होगा। कैपिटल रिसिप्ट नॉन डेट क्रिएटिंग भी हो सकता है। ठीक है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में रिकवरी ऑफ लोन्स आते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट आता है जिससे कोई उधारी खड़ी नहीं होती। जबकि जो डेट क्रिएटिंग है उसमें आता है लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, नेट बोरोइंग, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट में सरकार के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता टू रिटर्न दैट, वो नॉन रिडीमेबल है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में सरकार ने जो भी पैसा बोरो किया है वो उसे लौटाने की सरकार के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। चलिए, आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये तो आप पढ़ते ही होंगे। सो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया दैट हैज टू मेंटेन एज कैश डिपॉजिट विद द आरबीआई, बिल्कुल करेक्ट है ये। It applies uniformly to all the banks, irrespective of the bank's financial situation. ये भी करेक्ट है। Banks are paid interest for parking the required cash, ये स्टेटमेंट गलत है। कोई इंटरेस्ट बैंक्स को पे नहीं करना होता। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इस सवाल का होगा बी। ये जो कॉन्सेप्ट है सीआरआर का, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे भी लागू होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे भी लागू होता है, पेमेंट बैंक्स पे भी, सारे बैंक्स पे। क्वेश्चन नंबर 9, a receipt is a capital receipt if it satisfies which of the following condition? It must create a liability for the government, it must cause a decrease in the government asset. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, कोई भी रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट तभी होगी जब वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। रिसिप्ट जो भी हो वो लायबिलिटी क्रिएट करे और वो असेट में डिक्रीज कॉज करे। आखिरी सवाल आज के सेशन का, पर्पस ऑफ एफआरबीएम यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। पहला, एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द कंट्री, रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ द जीडीपी एंड इंप्रूव ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक फंड्स। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार एफआरबीएम एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लें और यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे दोस्तों, और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज के साथ।